आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में बज़्म गालिब और नया अदब 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का ज़बरदस्त तरीके से इनेकाद। जी हाँ नाजरीन, कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बनाम बज़्म गालिब और नया अदब बरोज़ हफ्ता 18 मार्च 2023 सुबह 10 बजे बमुकाम अलियांस फ्रांसी तिमैया रोड वसंत नगर बेंगलोर शहर में बेहतरीन तरीके से अमल में आया। बता दें कि पहला कौमी सेमिनार बउन्वान हिंदुस्तानी रिवायात और तसव्वुफ का इफ्तिताह और फिर कर्नाटक उर्दू एकेडमी की मतबूआत कन्नड़ा ड्रामा सेरेगे सेरे का उर्दू तर्जुमा ललकार खुदी की, जिसके ड्रामा निगार हैं श्री जयराम रायपुरा IRS, और कर्नाटक के उर्दू कलमकारों की डायरेक्टरी का रस्म इजरा अमल में आया। बता दें कि इस पहले कौमी सेमिनार के मेहमान खुसूसी रहे श्री जयराम रायपुरा IRS सेक्रेटरी बराए वजीर आला कर्नाटक और श्री मनूस जैन IAS सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद हज औक़ाफ़ कर्नाटक। और बता दें कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी, जनाब ND मुल्ला, जनाब सैयद एजाज अली, जनाब शकील पाशा और डॉक्टर मुआज़ुद्दीन खान रजिस्ट्रार कर्नाटका उर्दू एकेडमी इस कौमी सेमिनार में मेहमानाने एजाज़ी के तौर पर शरीक हुए। बता दें कि इस कौमी सेमिनार प्रोग्राम के बेहतरीन मुखाला निगार रहे डॉक्टर प्रेम तन्मय और प्रोफेसर हरजिंदर सिंह भैया, और वक्फ़ा ज़ोहराना डॉक्टर अजय कुमार सिंह IPS जनाब खलील मामून साहब के पेश नज़र अमल में आया। और फिर शाम 6:30 बजे जनाब हरमान सिंह और उनके उम्दा साथियों की जानिब से ज़बरदस्त कुर्बानी कीर्तन किया गया। आइए देखते और जानते हैं इस कौमी सेमिनार की मजीद तफसीलात। इनागुरल सेरेमनी है और मैं सबसे पहले हमारे डाइस पर तशरीफ फरमा तमाम हमारे डिप्टी चीफ्स और साथ में मैं कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार डॉक्टर माजुद्दीन खान से भी मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन है कि डाइस पर तशरीफ लाए डॉक्टर माजुद्दीन खान साहब। नया अदब कर्नाटक उर्दू एकेडमी के बाहरी इश्तिराक से ये प्रोग्राम 2 रोज़ा नेशनल सेमिनार हम मुनक़द कर रहे हैं। आज 18 मार्च पहले दिन हम हिंदुस्तानी रिवायत और सूफीज़म इस मौजू पर इनागुरल सेरेमनी के बाद सेमिनार होगा। इसमें मिसालें पढ़े जाएंगे और आज की तकरीब जो है इस सेमिनार की, इसका उद्घाटन और इसका इफ्तिताह करेंगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब। फिर इसके बाद कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने 2 किताबें शाये की हैं। एक है हमारे श्री जयराम रायपुरा साहब जो सेक्रेटरी टू हमारा चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी ये किताब है जो ड्रामा है कर्नाटका में बंगलोर के जो फाउंडर हैं नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा, इनकी ये किताब जिसके बारे में फिर जिक्र होगा, वो उसका रिलीज भी अभी होगा। फिर उसके बाद कर्नाटक के उर्दू राइटर्स की डायरेक्टरी भी आप इजरा होगी। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब का जो डाइस पर तशरीफ फरमा है श्री मनोज जैन साहब और जयराम रायपुरा साहब, डॉक्टर माजुद्दीन खान और डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब और हमारे बज़्म गालिब के तमाम जिम्मेदारान जनाब अल्लाह बख्श साहब जो साथी हैं, जनाब शकील पाशा साहब और इनके मुनासिब आप सबका भी मैं दिल खैर करता हूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब आए और इफ्तिताह फरमाएं चराग रोशन करते हुए दीप जलाकर। डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब और हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ तमाम के साथ उनके विशेष भी उन्होंने शेयर की है। अब मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब से गुजारिश करता हूँ कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से श्री जयराम रायपुरा साहब की
खिदमत में डॉक्टर माजुद्दीन खान साहब गुलदस्ता पेश करेंगे। डॉक्टर माजुद्दीन खान को डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब की खिदमत में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के रजिस्ट्रार माजुद्दीन खान, इसके साथ ही डॉक्टर एक और मेहमान जनाब एमडी मुल्ला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जनाब तशरीफ हैं और सुबह के तशरीफ रखते हैं, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, वो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं और गुलबर्ग में मैं भी खैर करता हूँ। अब गुजारिश है कि एकेडमी की जो पब्लिकेशन इंडिया है, कर्नाटक उर्दू एकेडमी फख्र महसूस करती है, एकेडमी इज प्राउड टू हैव पब्लिश्ड दिस वर्क which is being translated into पहली बार कर्नाटक के उदबा, शोरा, सहाफ़ी और दीगर कलमकारों की एक डायरेक्टरी आई थी। साल 1999 में ये काम अंजाम दिया था उर्दू के मोतबर कलमकार अजीमुद्दीन अजीम साहब ने। फिर इसके बाद डायरेक्टरी को उसके मशमूलात को फैलाया गया। साल 2004 में कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने अजीम साहब के उस काम को फिर मजीद इजाफों के साथ अपडेट करके डायरेक्टरी का एहतमाम किया था, उसकी इशाअत की थी। फिर इसके बाद अब साल 2023 में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के जो एक्शन प्लान के तहत कई पब्लिकेशंस उसमें शाये हो रही हैं और 4 रुकनी एक कमेटी बनी थी, 18 कमेटी, उसमें मैं शामिल था, जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ और यादगीर से मुबीन अहमद ज़ख्म और गुलबर्गे से डॉक्टर अनीस सिद्दीकी। हमने मुत्तफ़क़ा तौर पर रियासत के मशहूर मुहक़्क़िक़ डॉक्टर अनीस सिद्दीकी को ये जिम्मेदारी दी थी कि मुख्तलिफ जो अहबाब हैं उनसे राबिता करके तफसीलात हासिल करें, फिर उसके बाद किताबी शक्ल में उसको पेश करें। आज वो नंबर आया है। मैं गुजारिश करता हूँ श्री मनोज जैन साहब और हमारे जयराम रायपुरा साहब और हमारे अजय कुमार सिंह साहब सब मिलकर डायरेक्टरी ऑफ उर्दू राइटर्स इन कर्नाटका ये इसकी रस्मी इजराई अंजाम दें और मैं अनीस सिद्दीकी हमारे साथी आपसे गुजारिश करता हूँ और तरतीबकार हैं, कंपाइलर हैं कि वो आए और साथ में हमारे यहाँ जवाब फरोज हों। हम बताना चाहेंगे कि शायरों से, अदीबों से राबिता करना, सहाफ़ियों से राबिता करना बड़ा मुश्किल तरीका होता है। कई कोशिशों के बावजूद भी तकरीबन हम 237 सफ़ा पर 237 लोगों की इसमें डिटेल्स हम हासिल कर चुके हैं। ये वॉल्यूम नंबर 1 है। जो लोग मुसलसल इस्तफसार के बावजूद, हमारे परसुएशन के बावजूद भी तफसीलात नहीं भेजी, ये प्रोजेक्ट है उर्दू अकेडमी का कि इसका वॉल्यूम 2 इसकी दूसरी जिल्द भी आए। बहुत ही साहिब बुर्दबार और फिक्र शनास शख्सियत हैं अजय कुमार सिंह साहब। मैं बसत एहतराम आपसे निवेदन गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने तासुरात से हमें नवाजें। डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब। सबसे पहले तो मैं बज़्म गाने, नया अदब और कर्नाटका उर्दू अकेडमी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस मौके पर यहाँ आने का निमंत्रण दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि जयराम रायपुरा साहब की किताब का उर्दू में तर्जुमा हुआ है, वो आज यहाँ पे जिसको हिंदी में कहते हैं लोकार्पण, ऑफरिंग टू पब्लिक, वो हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। और जो डायरेक्टली रिलीज हुई है ये भी बहुत अच्छा काम है, क्योंकि एक जगह सभी लोगों का नाम पता मिल पाना बहुत ही हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। ये जो 2 दिन का प्रोग्राम रखा गया है
इसके लिए मैं तीनों ही संस्थाओं को, बज़्म गालिब और उर्दू अकेडमी में अदब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो कि हिंदुस्तान की जरूरत है, मैं कहूँगा जरूरत रही है और आज तो और भी ज्यादा है, उसका सिलसिला आगे बढ़ाती है इस तरह के प्रोग्राम्स मिलकर जो किए जाते हैं। और उसमें भी आप लोगों ने जो विषय चुने हैं, तसव्वुफ, स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म, और हजरत अमीर खुसरो पर जो सेमिनार होने हैं, मैं बहुत ज्यादा इससे प्रभावित मुतासिर हूं कि आपने ये विषय चुने हैं बात करने के लिए, क्योंकि दोनों ही बहुत अहम और आज के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी जैसा थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात करते हुए कह रहा था कि अक्सर ऐसी गलतफहमी रहती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी एक तरफ और तसव्वुफ एक और दूसरी तरफ। कभी तसव्वुफ सुबह शाम के लिए या साल में एक बार के लिए, जब तिरुपति जाएं या हज के लिए जाएं तब के लिए वो, और बाकी दिनों हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आदमी एक है, हमारा व्यक्तित्व, हमारा वजूद एक है, हमारा दिमाग एक है, तो इसलिए इस तरह से अलग नहीं कर सकते कि भाई रोजमर्रा की जिंदगी अलग और तसव्वुफ अलग, ये सब एक ही होना। तो इस तरह के सेमिनार से ये बात जाहिर होती है और इसका इल्म भी होता है लोगों को। और इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी सोच कर ही नहीं रहे, जो भी कह रहे हैं या सोच रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी बैकग्राउंड जो है, वो मेरे समझ से तसव्वुफ अगर नहीं है तो ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं रह पाएगी। तो इसलिए जिसको कहते हैं कि स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ डेली लाइफ, स्पिरिचुअलिटी या तसव्वुफ के बारे में दूसरी ये भी गलतफहमी है कि भाई ये तो बड़ा कठिन काम है, इसमें हम शामिल हो गए तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा, और पिछले कई दिनों से इत्तेफाकन मैंने कुछ प्रोग्राम्स, फंक्शन अटेंड किए जिसमें ये बातचीत हो रही थी, लोगों से बातचीत हो रही थी कि अगर आप अचीवर्स, जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया है, उनके बारे में अगर आप सोचें तो वैसे तो बहुत चीजें अलग अलग रही होंगी, उनमें हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज आप पाएंगे कि उनमें कहीं ना कहीं तसव्वुफ शामिल है उनकी जिंदगी में, तभी वो अचीवर हो चुके हैं, हाई अचीवर हो चुके हैं। तो इसलिए यह कहना कि तसव्वुफ पर हमने तवज्जो दिया तो हम पीछे रह जाएंगे और लोगों से, ये गलत है, ऐसा नहीं है। बल्कि तसव्वुफ अगर हमारा जिंदगी का हिस्सा है और हमारी सोच का हिस्सा है तो हमारा हर काम ऐसा रहेगा जिसमें, जिसको कहते हैं ना, घर्षण, फ्रिक्शन की कमी रहेगी, कॉपरेशन मिलेगा। तो इसलिए मेरी समझ से ये बड़ा अच्छा किया आपने कि इस पे सेमिनार कर रहे हैं, बातचीत करेंगे, लोग अपने विचार रखेंगे। और जहां तक हजरत अमीर खुसरो का सवाल है, भाई हम तो उनके पड़ोसी हैं, वो एटा जिले के और मैं मैनपुरी जिले का बगल के जिले का, और हमारे बचपन में ही
अमीर खुसरो हमारी तरफ इतने पॉपुलर थे, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ। उनकी मुकरियाँ, पहेलियाँ बिना पढ़े लिखे लोग भी गाते थे, और बल्कि भीख मांगते समय भी भिखारी लोग भी एक आध अमीर खुसरो का कोई दोहा कह जाते थे या कोई। तो मैं उनसे इतना मुतासिर था उनके बारे में पढ़ के और उनके बारे में जानकारी करके। जब मैं 8वीं या 9वीं में था तो मैंने उनका एक रेखा चित्र बनाया था, पोर्ट्रेट एक बनाया था इतना। और बाद में भी मैं हमेशा, क्योंकि देखिए गंगा जमनी तहजीब जिसके बारे में हम बात करते हैं और जिसकी जरूरत हम महसूस करते हैं, उसकी शुरुआत अमीर खुसरो से ही हुई है। उनके बहुत सारे अशार, बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जिनमें आधा फारसी है और आधा हिंदी, बल्कि लोकल लैंग्वेज ब्रज भाषा, जी अवधि का, बल्कि ब्रज भाषा का उन्होंने ज्यादा उपयोग किया था। और जिसको खड़ी बोली कहा जाता है, जो बाद में आज की हिंदी बनी, उसकी शुरुआत जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरो से मानी जाती है। और हाफिज शिराजी जो कि इतने बड़े शायर हुए हैं फारसी के, और बहुत ही सूफियाना उनकी शायरी बहुत ही मशहूर है। उन्होंने खुद अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा था। वो उनके बहुत सारे ऐसे दोहे हैं, गजलें हैं जिसमें हिंदुस्तान की तारीफ के पुल बांधे हैं उन्होंने, अमीर खुसरो साहब ने, दूसरी जगह पर कि आप पढ़ो इसको, फारसी में लिखे। तो इस तरह से मुझे बड़ी खुशी है कि इन दोनों चीजों को मिलके आप प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझे आपने मौका दिया। और इसमें मैं मनोज जैन साहब को और जयराम रायपुरा साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो इसमें शामिल हुए। और जानकारी एक दूसरे में जितनी ज्यादा होगी उतनी ही गलतफहमी कम होगी, जितनी जानकारी कम होगी उतनी गलतफहमी ज्यादा रहती है। जब जानकारी ज्यादा होगी लगता है करे ये तो हम भी कहते थे, ये तो हमारे यहाँ भी है, ये तो हमारे पूर्वज भी कह गए हैं। इससे बड़ी खुशी है मुझे कि इस तरह की बातें हो रही हैं। और एक बार फिर से बज़्म गालिब, नया अदब और उर्दू अकादमी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया और मुझे भी इसमें शरीक होने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. 3000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮನೋಜ್ ಜೈನ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು. ಆದ್ರೆ 1532ರಿಂದ 37ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತೆ. 37ರಿಂದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಂತರಾಜರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದದ್ದು. ಆದ್ರೆ 1552 ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜಭವನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆನೆಗೊಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಸೆರೆವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗಿದೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಂತರಾಜನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಸನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಆನೆಗೊಂದಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸು ಅವತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ರಾಮರಾಯನ ಒಂದು ಬಂದಿಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಿಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1958 ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. 65ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಾಳಿಕೋಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 68ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಹೊತ್ತು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಕುತೂಹಲ ಅನಿಸ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಂತರಾಜನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಹ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ತಾಕಲಾಟ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕ, ಒಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ನಾಟಕ, ಅವರ ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಜೀವನದ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಓದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಆಶಯಗಳೇನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ಬೋದಾಗಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೆಪರೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ನಾನು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು. ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ 1791 ಆದಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ
ವಾರಸ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಹಜಾನನ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ ಗದ್ದುಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ವಾರಸ್ದಾರಿಕೆ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ದಾರಾ ಶಿಕೋ ಮತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮತ್ತು ಮುರಾದ್ ಮತ್ತು ಶಾ ಶುಜಾ ಈ 4 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಆದಂತ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಾರಸ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ವಾರಸ್ದಾರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಸರ್ಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಸಂತ, ಅವರದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾರಸ್ದಾರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಯದ್ ಸರ್ಮದ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿಂದ ಅವರು ಯಹೂದಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯಾ ಜಾಗದಿಂದ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾರಾ ಶಿಕೋನ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಾರಾ ಶಿಕೋ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಸರ್ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದ ಕೂಡ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಎದುರುಗಡೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದ್ ಹೋದ ಎದುರುಗಡೆ ಸೈಯದ್ ಸರ್ಮದ್ ಅವರ ದರ್ಗಾ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೈಯದ್ ಸರ್ಮದ್ ಅವರ ದರ್ಗಾ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೈಯದ್ ಸರ್ಮದ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಲೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಕಲಿಮಾ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಓದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಯದ್ ಸರ್ಮದ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಔರಂಗಜೇಬ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಒಂದು ಅವರ ದರ್ಗಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ 2ನೇ ನಾಟಕ ವಾರಸ್ದಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಷದವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕರೀಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಏನೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಬರಹಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 708ರಷ್ಟು, ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಇದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದು ಇತರ ಬರಹಗಾರರು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. नवाबीन सब में एक मुश्तरक बात यह है कि सबको अदब से बेहद लगाव और हिंदुस्तानी तहजीब से भी बेहद ही लगाव रहा है. उन्होंने कर्नाटक में बेंगलोर यूनिवर्सिटी से अल्लामा प्रभु बहुत बड़ी मोतबर आवाज है हमारे भक्ति मूवमेंट की और सूफीज़्म की, उनके और संत कबीर दास के हवाले से एक मवाजिना करके उन्होंने एक प्रबंध लिखा जिसमें उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री अता हुई है. और हमारे साथ हैं जनाब मनोज जैन साहब. आप भी जबान दोस्त, अदब नवाज और उर्दू नवाज हैं और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि उन्होंने उर्दू एकेडमी को एक नई ताकत देने के लिए, उसके इशारती प्रोजेक्ट को रूबा अमल लाने के लिए वो बहुत फाल रोल अदा कर रहे हैं. उनकी हौसला अफजाई हम सब के लिए खुशी का बाइस है. मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आपसे मैं निवेदन गुजारिश करता हूं कि श्री मनोज जैन, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, आप हमारे साथ हैं, हमसे अपने तसव्वुरात साझा करें. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार, आदाब. हम स्टेज से भी देख सकते हैं कि सिर्फ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों संगम मिल रहे हैं यहाँ पे. उर्दू भी है, हिंदी भी है, कन्नड़ा भी है, तो सिर्फ गंगा जमुना नहीं है, सरस्वती भी है. बज़्म गालिब, नया आदाब, कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तरफ से इनवाइट करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. मंच पर विराजमान अजय सर, जयराम सर और अन्य गणमान्य अतिथि और मंच के नीचे विराजमान सब गणमान्य लोगों को नमस्कार. ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं. उर्दू एकेडमी के बिहाफ पे एक तो सबसे पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट जयराम सर, नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा को उर्दू में जानना, लोगों को हर लोगों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी है. तो इस किताब के इनॉग्रेशन पे, विमोचन पे मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ. और हमारी उर्दू एकेडमी ने बहुत बता रहे थे, बहुत सालों बाद, करीब 10 सालों बाद एक डायरेक्टरी बनाई है
और वो डायरेक्टरी अभी फर्स्ट वॉल्यूम है। उसके बाद जैसा कि बोला साहब ने कि अभी और वॉल्यूम आएंगे, तो सारे लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग फंक्शनों में मिल पाएंगे। बहुत अच्छा वो एक कदम है। उर्दू एकेडमी की तरफ से, जैसे जयराम साहब ने बोला कि हमारे बहुत बड़े कवि सिग्गांव से थे शिशुनाड़ा शरीफ, उन्होंने 13 कंपोजिशन लिखे, 13 कंपोजिशन लिखे हुए उनके। तो उर्दू एकेडमी से अभी हमने डिसाइड किया है कि 2 ऑनरेरियम पे हम ट्रांसलेट, जो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा को जानते हैं और उर्दू को जानते हैं, तो वी विल परमानेंटली अपॉइंटिंग 2 पीपल जो जितनी भी क्लासिक्स हैं, न केवल कर्नाटका की और अन्य धर्मों की और इंडिया की, क्योंकि कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हमारे पास इतने क्लासिक्स हैं, कर्नाटका से ही इतने क्लासिक्स हैं, और हम इंडिया का देखें तो अलग धर्म ग्रंथ हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबको सब पढ़ने का, जानने का अधिकार है। तो अभी हमने शुरुआत की है, 2 ऐसे रखे हैं, उनके नाम माहिर मंसूर साहब और जफारी साहब, 2 लीडर। माहिर मंसूर साहब और जफारी साहब जरा खड़े होंगे। ये 2 हमारे साथ जुड़े हैं और इनका दिल से जुड़े हैं। इन्होंने बोला हमें ऑनरेरियम दे या नहीं दे, हम इतना नेक काम करने के लिए तैयार हैं। तो शिशुनाड़ा शरीफ साहब के कंपोजिशन ठीक करेंगे। जब हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बोला जयराम साहब के थ्रू, वो तुरंत पूरा होना शुरू हो जाएगा। और उर्दू यहाँ पे मैं यदि देखूं तो बजने गालिब साहब, नया आदाब जो हमारी संस्कृति है, उर्दू एकेडमी मतलब उर्दू का डेवलपमेंट, नेशनल सेमिनार फॉर इंडियन ट्रेडिशन हमारी संस्कृति, सूफिज्म, फिर लाइफ एंड वर्क ऑफ हजरत अमीर खुसरो, ये सब इतने बड़े बड़े पॉइंट हैं कि इन पे इंडिविजुअली सेमिनार हो सकता है। तो उर्दू को 17th सेंचुरी तक हिंदुस्तानी कहा जाता था, हिंदवी कहा जाता था। इट्स अ सिस्टर ऑफ हिंदी ओनली, बस उनका लिपि फर्क है। हिंदी का लिपि देवनागरी है, उर्दू का लिपि कुछ नास्तलिक समथिंग टाइप लिपि है, नस्तलिक। तो एक तरह से बस सिर्फ लिपि चेंज होने के कारण फर्क है, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। तो उर्दू का विकास, उर्दू के बारे में जानकारी हमारे ऑलरेडी सीनियर्स ने सबसे बहुत डिटेल में बोल दिया है। तो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स हम जितना, मैं लगातार खान साहब के टच में, हमारे उर्दू एकेडमी रजिस्ट्रार साहब से, तो जितना किया जा सकता है उतना करेंगे। और रही बात ये सेमिनार की, जो एक सूफिज्म ऑल्सो है, तो सूफिज्म के ऊपर जैसे मैं वक्फ के टच में भी हूं, इसके एक और बात बताना चाहता हूं। तो हमारे जिलों के अंदर, कर्नाटका के बहुत बड़े बड़े सूफी संत यहां भी हुए। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा जाए तो ऐसी 4-5 वक्फ की जगह है जहां पे खूब लोग विजिट करते हैं, लेकिन वो सब लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, सिर्फ वो लोकलाइज होके रह गए। तो हमने ऑलरेडी 5 वेल नोन प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं अलग अलग जिलों से, और विचार है कि एक सूफी सर्किट्स, जैसे सूफिज्म मीन्स लोगों को सूफी के बारे में जानकारी, यदि वो विजिट करेंगे, माहौल बनेगा, लोगों को जानकारी होगी। तो सूफी सर्किट्स स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर, स्टार्ट फ्रॉम हैदराबाद, स्टार्ट फ्रॉम गोवा, तीनों कोनों से यदि सूफी सर्किट स्टार्ट किया जाए, तो जो सूफिज्म का लोगों को जानकारी होगी। जानकारी, इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट थिंग। जब आदमी को जानकारी होती है तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। और सूफिज्म इज नथिंग एल्स बट इट्स अ स्पिरिचुअलिज्म। यदि रूमी के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कहीं पे, जो शायद पहले, रूमी भी वेरी फेमस, कि उन्होंने घूमना शुरू किया, सिर्फ उन्हें घूमना शुरू किया, चक्कर लगाना। पहले 1 मिनट लगाया, फिर 5 मिनट लगाया, फिर 1 घंटा लगाया, फिर 1 दिन लगाया, एक बार उन्होंने 15 दिन लगाते रहे। बस उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंत्र किया, कोई ध्यान किया, कुछ किया, और वो चक्कर लगाते लगाते ही उनका जो
आग्नेय चक्र, क्राउन चक्र, वो शून्य से स्थिर हो गया और वहीं से सूफीज्म का जन्म हुआ। तो सब कुछ एक है। बस इसी बात के साथ मैं अपनी खत्म करता हूँ। थैंक यू। शांति पूर्वक परंपरा है, उसके कई बातें हमारे सामने रखी हैं। सामने हमारे साथ एक और हमारे राबिताकार हैं जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। काम किया है कि तस्करतुल सालिहीन आपकी ये किताब आई है उर्दू में, इंग्लिश में उसका तर्जुमा हुआ है, कन्नड़ में उसका तर्जुमा हो रहा है। और तशरीफ रखिए। कर्नाटक में कन्नड़ा की एक विश्वविद्यालय है हम्पी में, वहां भी डॉक्टर रहमत तरीकेरे कन्नड़ विमर्श में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कर्नाटक के सूफियों पर कन्नड़ में भी किताब लिखी है जो हम्पी कन्नड़ा यूनिवर्सिटी से आई है। और अब मैं गुजारिश करता हूं कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी का जो प्रभार संभाल रहे हैं डॉक्टर माजुद्दीन खान साहब, रजिस्ट्रार हैं, उनके लिए एडिशनल चार्ज दिया गया है। मगर हम सब उर्दू वाले खुशी का इजहार इस लिहाज से करते हैं कि आपने हमेशा उर्दू को प्रायोरिटी पे रखा, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए आपने अपने पद के साथ इंसाफ किया है। डॉक्टर मासूद्दीन खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सदर जलसा आली जनाब डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब, सेक्रेटरी बराए वजीर आला जयराम रायपुरा साहब, कर्नाटका महकमे अखलीकी बहबूद के सेक्रेटरी आली जनाब मनोज जैन साहब, डायस पर हाजिर हमायदीन मिल्लत, हमायदीन शहर, अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज ये बड़ी मुसर्रत की बात है कि बज़्म गालिब, नया अदब और कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से हजरत अमीर खुसरो की हयात व खिदमात पर 2 रोजा सेमिनार मुनक़िद किया गया है। आप सबको ये मालूम होगा कि अमीर खुसरो शेर व अदब, सूफीज़म और ख्वाली के बानी माने जाते हैं। इस पुरमुसर्रत मौके पर कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से 2 किताबों का इजरा अमल में आया हुआ है। और ये भी आप सबको मालूम होगा कि इस साल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन किताबों की इजरा से हमारे मुल्क हिंदुस्तान और हमारी रियासत कर्नाटक में उर्दू जुबान की तरक्की और बहबूदी का मुजाहिरा होगा। और ये भी मैं समझता हूं कि उर्दू जुबान बहुत प्यारी जुबान है, भाईचारगी को फरोग देती है और इसलिए इस जुबान ने हमारे मुल्क की आजादी में भी बहुत अहम रोल अदा किया है। और उर्दू जुबान से मोहब्बत रखने वालों को ये भी जान लेना है कि जैसा इस जुबान ने आजादी में भरपूर रोल अदा किया था, वैसे ही मुस्तकबिल में भी, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आईन में जैसा लिखा हुआ है, वैसे ही भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब को फरोग देना है। हमारे आईन में लिखा हुआ है कि हम सब भाईचारगी से रहे, भाईचारगी को फरोग दे, ऐसा फरोग दे जिसमें हर फर्द की अजमत बाकी रहे और उसके साथ साथ मुल्क की एकजहती और सलामियत भी बाकी रहे। कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से 2 किताबों का अजर अमल में आया है, जिसमें पहली किताब हमारे हरदिल अजीज जयराम रायपुरा साहब की लिखी हुई श्री के सरे, जिसका उर्दू तर्जमा बहुत ही अच्छे अंदाज से डॉक्टर माहिर मंसूर साहब ने किया है। इस किताब में कर्नाटका के बेंगलुरु के आर्किटेक्ट ऑफ बेंगलुरु नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा की हयात व खिदमत पर एक अच्छे अंदाज से ड्रामा लिखा गया है, जिसके पढ़ने वालों को बेंगलुरु की तारीख का पता अच्छे अंदाज से मालूम होता है और हुब्बे वतनी का जज्बा भी उसमें जागता है। और दूसरी किताब कर्नाटक
कि उर्दू कलमदारों की डायरेक्टरी, जिसमें रियासत कर्नाटक के उर्दू उदबा, शोरा और सहाफियों के तारुफ और उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली गई है, जिसकी तरतीब डॉक्टर अमीर सिद्दीकी ने बहुत ही अच्छे अंदाज से की है। मैं उम्मीद करता हूं कि कर्नाटक उर्दू अकादमी की ये अजीम काविश यकीनन उर्दू दानों के लिए कारआमद होगी। मैं इस खुशी के मौके पर बज़्म गालिब, नया अदब और कर्नाटक उर्दू अकादमी की जानिब से सबसे पहले जयराम रायपुरा, डॉक्टर माहिर मंसूर और डॉक्टर अमीर सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अब मैं डयास पर हाजिर तमाम उमायदीन की भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए और इस जलसे में आकर बढ़ चढ़कर ये किताबों का इजरा अमल में आया, और हाजिरीन का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब हमारा यहाँ पर हमारे साथ रहकर इस इजरा अमल को कामयाब फरमाए। शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद। मुझे ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरी जो नाटक है सिरे के सिरे, जिसको उर्दू में माहिर मंसूर साहब ने इसको ट्रांसलेट किया, इसको तर्जुमा किया है, तो ये तर्जुमा बहुत अच्छी आई है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि इस तर्जुमा से जो एक तरह से इसका रिहा हुआ है हिंदी से, कि जो कन्नड़ में जो लिखा गया है, जो अगर उर्दू में जाए तो पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हर जगह में इसके बारे में तो लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में लोग जानेंगे। जाने के बाद इस तरह का एक राजा हुआ था, बेंगलुरु में इस तरह का एक राजा हुआ था, और राजा के वजह से इस तरह का एक सुंदर शहर बना, ये सारे लोग जानेंगे, इसके बारे में बहुत खुशी है। केम्पेगौड़ा के साहब के ताल्लुक से एक बात है कि ये जो यूनिटी है और सामरस्य है, उनको उन्होंने प्रमोट किया। उस वक्त जो है उसे बुनियाद बनाया, न सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि कम्युनल हार्मनी। 16वीं सदी में केम्पेगौड़ा जी ने जो फोर्ट बनाया है, किला बनाया, तो उस किले के अंदर हर एक समुदाय, हर एक समाज के लोगों को उसने वहाँ बसाया था। तो उसमें ये भी है कि उसमें तिगड़र पेटे है या अक्की पेटे है या अलग अलग नगरत पेटे है, अलग अलग समाज के लोगों को वहाँ ला करके वहाँ बसाया। उसी तरह वहाँ पे सुल्तानपेट भी है, तो वहाँ पे भी लोगों को बसाया था। इस तरह का जो हम लोग बार बार जो कहते हैं, कर्नाटका जो है वो सर्वधर्म शांति तोटा, तो उसने उसको जो है 16वीं सेंचुरी में केम्पेगौड़ा ने बना के दिखाया था कि जो है कर्नाटका सर्वधर्म का शांति तोटा जो है वो अमन का एक भाग बन सकता है। उसने केम्पेगौड़ा ने 16 सदी में उसने बना करके दिखाया था। बहुत ही आपने एक सूफी का भी जिक्र किया है कि वो दौर में जो है केम्पेगौड़ा के दौर में वो यहाँ पर थे। नहीं, शिशुनाथ शरीफ यहाँ नहीं थे, उत्तर कर्नाटक में थे और करीबन 150 साल पहले शिशुनाथ शरीफ जी वहाँ पे थे। और शिशुनाथ शरीफ जी ने जो लिखी है वो सारे कन्नड़ में लिखी है, और इतना खूब उसका मीनिंग है, इतना डीप मीनिंग है उसका। और सारे के सारे उनके सारे जो भी नज़में हैं, सारे के सारे जो गाया जाता है, उसका एक ऑडियो सीडी भी हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट एक आध हफ्ते में उसका ऑडियो सीडी भी हम रिलीज़ करेंगे। उसकी वजह से जो शिशुनाथ शरीफ का जो मैसेज था, उस मैसेज का हर जगह में ले जाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये तसव्वुफ़ जो है उसके बारे में एक गलतफहमी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों में है कि आम जिंदगी, रोज़ाना की ज़िंदगी अलग है और तसव्वुफ़ अलग है। ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। तसव्वुफ़ जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, अगर वो नहीं जुड़ा हुआ है तो कहीं गड़बड़ है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे लोगों को जानकारी मिलती है और उनको महसूस भी होता है कि भाई ये जो बातें तसव्वुफ़ के नाम पर की जा रही हैं ये तो हमको रोज़ करनी चाहिए, या हम रोज़ कर रहे हैं, ये उनको ये इल्म होता है उनको। तो ये बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो क्या होता है कि आप साल भर तो कुछ भी गड़बड़ करते रहिए और एक बार जो है या तो तिरुपति चले जाइए या तो उम्रा कर लीजिए और सब माफ़। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रोज़ तो हर दिन होना है, जो ज़िंदगी जो है उस हिसाब से ही जीनी। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि अमीर खुसरो जो हैं वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और मेरे लिए, मैं कहूँगा जहाँ शब्द में यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए हिंदी बोलने वालों के लिए तो वो बहुत ही अहम एक हमारे कवि शायर हुए हैं।
बल्कि खड़ी बोली जिसे कहते हैं, जो बाद में आज की हिंदी बनी, उसके वो पहले कवि कहे गए हैं। और हमारे हाफिज़ शिराजी साहब ने तो उनको तूतिए हिंद कहा था, तूतिए हिंद कहा था। और उनकी कहने चाहिए गज़लें या मुकरियाँ या पहेलियाँ इतनी मशहूर, इतनी पॉपुलर थी हमारे यहाँ। हम उनके गांव के पास से ही हैं। वो एटा ज़िला हमारा मैनपुरी ज़िला लगा हुआ, बगल वाला ज़िला, मैं वहाँ से हूँ। तो इतनी मशहूर थी कि मेरे ख्याल से मैं 8वीं या 9वीं क्लास में रहा होऊंगा, मैंने उनका एक स्केच भी बनाया था जो अब तक है मेरे पास। इतने पॉपुलर थे वो। तो ये बड़ी खुशी की बात है मुझे कि इतने दिनों बाद फिर से जुड़ना हो रहा है उनसे, मुझे बड़ी खुशी है। लगा रहा है सर। जी जी जी। तो आज के हालात में उनके मैसेज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आज के हालात में उनकी मैसेज तो बहुत ही माकूल है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, और जो हिंदुस्तान की मजबूती के लिए और हिंदुस्तान के आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त है वो हिंदुस्तान के लिए। उसकी शुरुआत बल्कि हमारे अमीर खुसरो साहब ने की। देखिए, उनकी गज़लें या कुछ शेर ऐसे हैं कि आधा हिस्सा फ़ारसी का और आधा लोकल हिंदी का है, ब्रिज का है। तो वहीं से देखिए गंगा जमनी तहजीब शुरू हो गई। नहीं तो उन्होंने शुरुआत की। और हमारे कई एक जैसे अब तबला है और सारंगी तो नहीं, लेकिन और भी कई एक जो हैं, मेरे ख्याल से सितार है, ये भी उन्होंने ईजाद की, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। और मैंने ऐसा कहीं पे पढ़ा था कि बहुत सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के उस्ताद लोग उनको अपना आदि गुरु मानते हैं कि शुरुआत उनसे हुई हिंदुस्तानी म्यूजिक की। बाकी लोग हुए लेकिन शुरुआत उन्होंने कराई थी। कोशिश ये की गई है कि तसव्वुफ़ की असली मानवियत जो है पहले से ज़्यादा आज हमें नज़र आती है। इसमें एक हमारे लिए एक सबक है कि किस तरह बक़ाए बाहमी के लिए वहदतुल वजूद का जहाँ पर हमारे पास वो तसव्वुर है, उसी तरह दीगर मज़ाहिब में, धर्मों में भी अलग अलग तसव्वुर है। जहाँ तसव्वुफ़ के जो रिवायत चल पड़ी है, वहीं हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट भी हमारे पास रहा है। हज़रत अमीर खुसरो एक इस्तारा हैं हमारे मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब के, जिन्हें तोती हिंद कहा जाता है, और कई मानों में वो हमा जहद शख्सियत हैं। दीगर तफसील की बातें सेमिनार के दौरान आएंगी, और इसका एहतमाम मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही खुशाइंद इक़दाम है। इससे होना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और इससे मुस्तफ़ीज़ हों, और ये पैगाम जो है अमन का, शांति का, बक़ाए बाहमी का, यगानगत का, उख़्वत का बहुत दूर तक पहुँचे। मैं गुलबर्गा से आज के इस मौके पर यहाँ शरीक होकर बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। आज के इस तक़रीब में जो दरअसल नया अदब और बज़्म गालिब के ज़रिए एहतमाम कर्नाटक उर्दू अकादमी के इश्तराक से मुनक़्क़द किए गए इस जलसे में कर्नाटक उर्दू अकादमी के दो बहुत ही अहम मतबूआत की रस्म इज़रा अंजाम पाई। सबसे पहले तो केम्पे गौड़ा की हयात व ख़िदमात पर लिखा हुआ कन्नड़ा ड्रामा, उसका तर्जुमा कर्नाटक उर्दू अकादमी ने शाया किया था, उसकी रस्म अंजाम पाई। दूसरी किताब जो मेरे नज़दीक बहुत ही अहम किताब है, वो है कर्नाटक में उर्दू क़लमकारों की डायरेक्टरी। आज इस किताब की रस्म ज़रा अंजाम पाई। ज़ाहिर है ये किताब बड़ी ही मेहनत से कर्नाटक के लगभग 300 से ज़्यादा क़लमकारों की हयात और उनके सवानी कवायद का इहाता करती है। इस किताब के सलाहकारों में जनाब माजुद्दीन साहब, रजिस्ट्रार कर्नाटक उर्दू अकादमी, जनाब मोहम्मद आज़म शाहिद, जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ और जनाब मुबीन अहमद ज़ख़्म इस किताब के सलाहकारों में थे। तो ये किताब आने वाले दिनों में एक हवाले की किताब की सूरत में कर्नाटक के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर हिस्से में वो लोग जो कर्नाटक के उदबा और शुरा के बारे में जानना चाहते हैं, ये किताब उनके लिए एक तैयार हवाले का काम करेगी। शुक्रिया।